स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये इतनी बार पूछे गए कि आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। इसे लास्ट तक जरूर देख लें। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, इन सभी के क्वेश्चंस को अपलोड किया है। और आगे भी मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बहुत बार पूछे हुए एसएससी में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको अपलोड करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक और मौलिक अधिकार बन गया। तो शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो वो डेट कौन सी होगी? सही और आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। आर्टिकल 21 क के तहत इसे जोड़ा गया था। तो इसे भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 21 क के तहत इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बालक बालिका नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जैसा कि हमें पता है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। भाग, ये भी ध्यान रखिए, भाग कौन सा है? भाग 4 का आर्टिकल, जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 51 का। 51 का। तो इसे ध्यान रखिए, ये कौन सा है? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसको भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया। और अगर बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे से जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो जो हमारे यहाँ का कानून है, जो हमारे यहाँ का चुनाव प्रक्रिया है, वो कैसा है? लोकतांत्रिक है। मतलब लोगों के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो जो हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ कैसा है? संघवाद है। मतलब कि प्रांतीय स्तर पर और केंद्र स्तर पर दोनों जगह सरकारें होंगी और खुद कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होंगी, सबकी शक्तियां विभाजित होंगी। तो इसे संघवाद के रूप में जाना जाता है। तो राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर की विशिष्ट शक्तियां एवं जिम्मेदारी इनके हाथों में होती है और ये शासन की एक पृथक प्रणाली है। जैसे ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रणाली है जिसमें केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर सरकारें काम करती हैं, तो इसे संघवाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन है कि आपात उपबंध का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो अगर इसकी और थोड़ी सी बात करें तो ये जर्मनी का एक वीमर संविधान है, उससे भी लिया गया है। तो जर्मनी का वीमर संविधान कहाँ से? जर्मनी का वीमर संविधान ये कहता है कि आपातकाल के दौरान जो भी मौलिक अधिकार होंगे उनका निलंबन किया जा सकता है, ऐसा कहता है जर्मनी का वीमर संविधान। और ये चीज़ें हमारे भारत के संविधान में भी लिया गया है जर्मनी से। और बाकी जो भी आपात के उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में
सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। तो ये जो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ये जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ये जनता को अपने द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए इनको बताना होता है जनता को कि हमने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। मतलब लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जिसमें सरकार की पूरी शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया है? तो पहले तो आप मुझे मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें जो संविधान के स्रोत हैं कहाँ से कौन से लिए गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इन्हें जाके एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। सारी जितनी भी जहाँ से जो लिए गए सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो उसे जाके एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश से लिखित संविधान का जो रूप है वो प्राप्त किया गया? तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसे कहाँ से लिया गया है? तो लिखित रूप में अगर प्राप्त करने की बात है तो इसे यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो इसे भी ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति का पद है, एक राज्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। तो इसे ध्यान रखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, राष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? तो भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकारों की बात की गई है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक ही बार हमारा सारी चीज़ें बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक लगभग 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों संबंधी उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात कुल 6 मूल अधिकार हैं। अगर बात करें तो मूल जो हमारा संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें किसी समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। इसे भी ध्यान रखें। तो ये उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अगर वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल इस टाइम 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो इसको ध्यान रखिए। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे भी ध्यान रखिए। 11वां संविधान संशोधन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो अगर हम बात करें तो भारत के जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 हमारा जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये ऐसा अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य भी अधिकार है जिनको हम जब इसका लेक्चर ले आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जाता है। आर्टिकल 13 के तहत राज्य पर यह बाध्यता डालता है। जो आर्टिकल 13 है वो कहता है राज्य को ये बाध्य करता है कि मूल अधिकारों का उन्हें आदर करना होगा, उनका अनुपालन करना होगा, और न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो उस नियम को ही छिन्न कर दिया जाएगा या उस नियम को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण पर आधारित है, विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में 1976 42वां संविधान संशोधन भाग 4 क। तो भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो एक शब्द यूज किया गया है हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना में, जो कि बंधुत्व शब्द से रिलेटेड है। बंधुत्व शब्द कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाईचारा, मतलब बंधुत्व मतलब भाईचारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य कैसे है? तो हम क्वेश्चन अभी देखे हैं, तो भाईचारे से संबंधित है। बंधुता का मतलब क्या है? भाईचारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा भारतीय संविधान अर्ध संघीय है या पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण है भारतीय संविधान में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें शक्तियों को बांटा गया है। हमारे संविधान का एक मूल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मौलिक अधिकार, लेकिन अल्पतंत्र हमारे संविधान का भाग नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता में अल्पतंत्र नहीं आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मतलब कि सभी धर्मों का समान आदर। तो हमारा जो भारत की प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगर बात करें तो मूल प्रस्तावना में ऐसा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी पूछा जाता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए? अखंडता, तो इसे ध्यान रखें। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो कि पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये हमारे देश को एक सेकुलर राज्य का दर्जा देता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो जो हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह के न्याय की बात कहता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इस तरह का न्याय हमें प्राप्त है। इसमें सभी विकल्प सही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी सरकार होती है जो कि कानूनों और नागरिकों द्वारा खींची गई जो सीमाएं हैं उन्हीं के भीतर उन्हें काम करना होता है और जनता के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। तो इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, जो कि हमारे भारत में है। मतलब सभी सरकार की संपूर्ण शक्ति एक तरह से जनता में निहित होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो भारत का जो संपत्ति का अधिकार है, पहले ये एक मौलिक अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया। तो ये एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 क के तहत, आर्टिकल 300 क के तहत इसे अब एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो 3 तरीके हैं भारत की नागरिकता को गंवाने के। तो इसका सही आंसर तो 3 हो जाएगा, बट ये तरीके हैं कौन कौन से? तो पहला तरीका है परित्याग। पहला क्या है? परित्याग। मतलब जो व्यक्ति है वो खुद घोषणा कर दे कि मैं इस भारत की नागरिकता को त्याग रहा हूँ। दूसरा है अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो कि क्या करे कि वो ऐसा कर दे किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो खुद ब खुद उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचन। वंचन का मतलब होता है कि देश के साथ कोई कपट छल किया जाए और जिसके तहत जो भारत की सरकार है वही उसकी नागरिकता समाप्त कर दे। तो 3 तरीके हो सकते हैं, परित्याग, अवसान और वंचन, तो जिससे हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जो हमारा आर्टिकल 21 है,
आर्टिकल 21 हमें जीवन की स्वतंत्रता और जीवित रहने का अधिकार देता है। तो ये एक मौलिक अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार, जो कि हमें आर्टिकल 21 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो हम ये देख चुके हैं पहले ही एक्सप्लेनेशन में। तो आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन अब हम इसमें ऑप्शन देख रहे हैं कि आर्टिकल 18 भी है। तो हम इसमें सही किसको लगाएं? तो अगर पूछा जा रहा है कि समता का अधिकार, तो मूल रूप से जो समता के अधिकार के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 14 में बताया गया है। इसमें हम सही ऑप्शन आर्टिकल 14 को लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा क्या है? एक तरह का ये रिट है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से, मतलब अधिकार परीक्षा एक तरह का रिट है। जैसे कि अगर कोई पदाधिकारी है जो कि कार्य कर रहा है, तो न्यायालय अगर वो गैर कानूनी रूप से कार्य कर रहा है किसी भी पद पे, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि किस अधिकार से आप इस पद पे कार्य कर रहे हैं। तो इसी का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कुछ 4 मामले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मामला है जो मूल अधिकारों से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो था, इसमें कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है इसके अधीन कार्य करते हुए किसी संसद या जो पदाधिकारी हैं उनको यह शक्ति नहीं है कि वो किसी के मूल अधिकारों को न्यून कर दें या छिन्न कर दें। मतलब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संसद को या फिर किसी भी अधिकारी को ये करने से रोकता है कि वो किसी के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बात करें अगर, तो द्विसदनीय जो पद्धति ली गई है, संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ की है, वो कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगर हम बात करें ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। तो एक बार और आप नोट कर लें, संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन से ली गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का विचार? तो ये लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। तो जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है वो कनाडा से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो इसकी अगर बात करें तो फ्रांसीसी संविधान से इसकी ये ली गई है। क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो सिद्धांत है वो फ्रांसीसी संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। गणराज्य की भी जो अवधारणा है वो भी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। इसे भी ध्यान रखिए, गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो हमारा जो डीपीएसपी है वो भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में इसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य का दर्जा देता है या कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो जो हमारा आर्टिकल 38 और 39 है वो राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 और 39, बट यहाँ 38 दिया नहीं है तो 39 हम टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोट देने का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो आर्टिकल जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।